आप लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने श्याम जी एस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉकडाउन के दरमियान ही यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो इंटरव्यू है वो लॉकडाउन में हुआ और लॉकडाउन में किन किन मुद्दों पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में उस पर डिस्कस करते हैं। सब लॉकडाउन के क्वेश्चन के दरमियान ही जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं लॉकडाउन के आसपास ही घूमता हुआ नजर आया। जो लॉकडाउन में जो बेसिक नीड है मनुष्य का उसके संदर्भ में ही सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर है बताइए। लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर है बताइए। सुनने में बहुत इजी लग रहा, सब सुना होगा कन्फर्म। कोई ऐसा है स्टूडेंट जो नहीं सुना होगा? सब सुना होगा कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, इतना बार लॉकडाउन हुआ कि सबका दिमाग खराब हुआ नहीं। और उसके बाद धारा 144 भी सब सुना है और कर्फ्यू भी सुना है। अब बताइए कि तीनों में क्या अंतर है। पहला ही क्वेश्चन पूछा कि तीनों में क्या अंतर है। देखिए हमारे अनुसार क्या जो सत्य है वही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन जो है, जब देश में कोई बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाए, संकट का स्थिति उत्पन्न हो जाए, सीधी शब्दों में समझा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल करने का जरूरत नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। सीधा समझा रहा है कि लॉकडाउन जब देश में बहुत बड़ा संकट का स्थिति पैदा हो जाए। अब कैसा संकट? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कैसा था? मेडिकल टाइप का इमरजेंसी का जब जरूरत हो जाता है तो उसमें लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा है या पहले भी लिया गया होगा, हमें उतना अभी जानकारी नहीं है। लेकिन लॉकडाउन क्यों लिया गया? तो लॉकडाउन कहीं ना कहीं सजेशन करता कौन होता? मेडिकल ऑफिसर होता। लॉकडाउन का सजेशन करता कौन होता? मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल का जो टीम है वो टीम सजेशन करता सरकार को कि देश में इस ढंग का महामारी फैल गया है, आप लॉकडाउन देश में लगा सकते हैं। तो लॉकडाउन के दरम्यान में क्या क्या कर सकते हैं? तो हमने बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा कि लॉकडाउन के दरम्यान ये खुला रहेगा, वो खुला रहेगा। तो लॉकडाउन में क्या है कि 4 या 5, अभी तो अपने यहाँ रूल जब लॉकडाउन लगाया था तो बोला था कि कोई भी एक दूसरा से मनुष्य कम से कम 1 हाथ की डिस्टेंस दूरी पर बनाए रखे, इससे नज़दीक नहीं आना, ये बोला गया था। और लॉकडाउन में क्या है, 2, 4 या 5 जो व्यक्ति है वो आन जान कर सकते लेकिन साथ में नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। लॉकडाउन है जरूरी जो सेवा है जैसे कि खाना वगैरह से संबंधित, जो खाद्य पदार्थ से संबंधित जो जरूरी है, जैसे कि हरी साग सब्जी का संदर्भ कर लीजिए, मेडिकल सेवा हो गया, ये सब जो एम्बुलेंस वगैरह का जो सेवा है ये सब खुला रहता है। सरकार के ही ओर से घोषणा था कि खुला रहेगा। और दूसरा, अब आते हैं तो लॉकडाउन समझ गए कि लॉकडाउन ये है। अब आते हैं कि लॉकडाउन में मेडिकल ऑफिसर इसको सजेशन करता होता है कि कोई भी देश में, जैसे WHO ही है वही तो सजेशन किया कि देश में स्थिति खराब होता जा रहा, आप देश में अपने देश में आप लॉकडाउन लगाइए, नहीं तो देश का स्थिति खराब हो जाएगा। तो सजेशन करता कहीं ना कहीं कौन हुआ? मेडिकल ऑफिसर हुआ। तो उसके संदर्भ में वो सजेशन किया और सरकार लॉकडाउन किया। क्या समझे? अब आता है कर्फ्यू का नाम सुने होंगे। कर्फ्यू है क्या कि मान के चलिए कि जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हैं और मान के चलिए यहाँ पे पब्लिक का जो शांति है, जैसे इंसान जो सही से रहता है, खाना पीना खाता है, ये सब किसी उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा बहुत सारा व्यक्ति इकट्ठा हो जाए और आम जनता, आम जो व्यक्ति है उसका जो गुजर बसर है, रेगुलर डेली बेसिस पर जो वर्क करता, खाना खाता या काम करता, उसको जो बाधित पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है बहुत सारा व्यक्ति को मिलके, बहुत सारा उपद्रवी व्यक्ति को मिलके, उसी को कर्फ्यू बोलते हैं। कर्फ्यू के दौरान धारा 144 लागू किया जाता है। तो धारा 144 लागू करने के दरमियान ये कर सकते हैं कि 2, 4 या 5 से ज़्यादा नहीं, 5 आदमी कहीं आन जान कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं घर से, कोई ज़रूरी सेवा हुआ तो आन जान कर सकते हैं, सेवा ले सकते हैं। लेकिन अगर कर्फ्यू लग गया तो कर्फ्यू मजिस्ट्रेट लगाएगा या पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर लगाएगा कि यहाँ शांति भंग हो रहा है, यहाँ इस स्थिति का शांति भंग हो रहा है, यहाँ कहीं पर दंगा हो गया,
कहीं पर दंगा हो गया या कहीं पे जाति सांप्रदायिक युद्ध हो गया, दंगा हो गया, तो वहाँ पे वो कर्फ्यू लगाएगा, धारा 144 लागू कर देगा। तो 2-4 आदमी एक दूसरा से के साथ 2-4 मैक्सिमम 5 आदमी से ज़्यादा एक दूसरे के साथ आन जान नहीं कर सकता, या बैठ नहीं सकता, या बात नहीं कर सकता। कहीं कहीं तो ये भी प्रावधान लगाया जाता है कि 2 आदमी से भी ज़्यादा बात नहीं कर सकते। वो तो वहाँ के स्टेट पुलिस या स्टेट मजिस्ट्रेट पर डिपेंड है कि आप कितना छूट दे रहे हैं। और कर्फ्यू में कभी कभी क्या होता है, कर्फ्यू में घर से ही बाहर नहीं निकल सकते आप, या लॉकडाउन में आप निकल सकते हैं, धारा 144 में भी निकल सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर मेडिकल भी सुविधा आपको लेना है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करना अनिवार्य होगा। जैसे अभी कोई बीमार पड़ गया, लॉकडाउन के दरमियान कोई बीमार पड़ गया, अब मान के चलिए उसको कहीं जाना है, जैसे दिल्ली कोई एम्स में जाना है, एम्स में जाना है तो वो चला जाएगा। अब रास्ते में पुलिस मिला तो पुलिस पूछेगा, तो बोले मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, वो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन कर्फ्यू में आपको पहले इजाज़त लेना कंपलसरी है, समझ गए। कभी कभी कर्फ्यू तो इतना उग्र हो जाता है कि ऑफिसर सब इजाज़त भी दे देता है कि शूट करने का इजाज़त भी दे देता है कि जहाँ देखें वहाँ गोली मार दीजिए, क्या समझे। तो मैक्सिमम हम समझाने का कोशिश किए कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 क्या है, और ज़्यादा अगर सर्च डीप से करना है तो बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, लेकिन कोशिश की हम समझाने का कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर। सुने सब है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे तो एक्सप्लेन करने में नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें। सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है, हम लोग हो चाहे स्टूडेंट हो, सबके साथ यही समस्या हो रहा है कि नाम सब सुना है, गांव में जो अनएजुकेटेड हो चाहे पढ़ा लिखा हो सब सुना है। एक स्टूडेंट भी सुना कि लॉकडाउन 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 मार्च से ही चल रहा है लॉकडाउन। कर्फ्यू का भी नाम सुना है, जैसे 370 धारा हटाया था वहाँ जम्मू कश्मीर में, तो इसका प्रावधान किया गया था। और धारा 144 का नाम तो पहले से ही सुना, कभी मंदिर मस्जिद में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो धारा 144 लागू, कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है अपने देश में। तो नाम सब सुने, लेकिन फर्दर एक्सप्लेन के लिए जब बोलते हैं तो हम लोगों के पास शब्द ही नहीं होता एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे एक्सप्लेन करें, क्या बोले। कोशिश किए समझाने का। अब डीप नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बोल सकते हैं, हम कहीं अगले क्लास में फिर डिस्कस इसका कर लेंगे अगर डीप चाहिए तो। और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया इंटरव्यू में कि चाइनीज ऐप अभी इंडिया में फैल गया, सब टिकटॉक लाइकी वीडियो वगैरह सब खूब बना रहा था, सबको मजा आ रहा था। अब क्या कर दिया, भारत सरकार डिसीजन ले लिया और उस ऐप को बंद कर दिया। अब तो वीडियो भी कितना वायरल हुआ होगा, वो क्या बोलते हैं, हुआ था टिकटॉक स्टार सबका, सब रो रहा था, रो रही थी कि मेरा टिकटॉक इतना फॉलोअर था, ये हो गया वो हो गया। देखिए तो क्वेश्चन पूछा आगे कि चाइनीज ऐप को किस कानून के तहत बैन किया गया। सब जानते हैं, आप भी पढ़े हैं और सब दिन न्यूज़पेपर में आता है कि चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। इंडिया में मैक्सिमम जो मोबाइल कम से कम यूज करता है उसको पता है कि चाइनीज ऐप को बंद कर दिया। 59 ऐप को पहले चरण में 59 ऐप को बंद कर दिया। अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है, अब ये पूछता कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, टिकटॉक कहाँ का ऐप है, तो इंटरव्यू में अगर ऐसे पूछता तो कोई भी आंसर मार देता, नहीं मार देता कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया है या लाइकी को बैन कर दिया गया है, आप बताएं कि टिकटॉक कहाँ का ऐप है, तो सब मार देता कि चाइना का ऐप था, बंद कर दिया। अब कह रहे हैं वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, न्यूज़पेपर में मैक्सिमम टाइम कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर डिस्कस किया गया है इसका, लेकिन स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। अब जैसे पूछ दिया कि देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, पहला तो देख लिए और सेकंड क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि चाइनीज ऐप को किस कानून के तहत बैन किया गया। तो चूंकि ये कहीं ना कहीं मोबाइल से संबंधित है, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो तय है कि ये चला जाएगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चला जाएगा नहीं, और उसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 69A क्या बोले कि मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जो इसके अंतर्गत ये मिनिस्ट्री आता है, और उसके अंतर्गत एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 69A, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट
69A के तहत 59 ऐप, चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया गया था। सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन क्या किसी को पता है? पता ही नहीं था। ये जानते थे कि ऐप बंद हो गया है। इससे ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन है? इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं लॉकडाउन से संदर्भित, लॉकडाउन से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछा गया है और स्टूडेंट सब जानता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो सटीक आंसर है वो नहीं दे सकते। मैक्सिमम स्टूडेंट है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट फेल करने का रीज़न हम लोगों के पास यही होता है, क्योंकि पता होते हुए हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप जाइए ना मार्केट में, पूछिए कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर है। ज़्यादातर आदमी जानता होगा, ये सब सुना होगा और उसकी ज़िंदगी में गुजरा भी होगा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यही समस्या है। और इंटरव्यू वाला सब ऐसा ही क्वेश्चन टिक करता है वहाँ से। अभी तो नहीं पूछेगा कि कौन कौन ऐप को बंद कर दिया, तो वैसे भी 59 ऐप को याद किसको रहेगा कि 59 ऐप कौन कौन है? कोई कोई हो महारथी ऐसा जिसको याद भी हो। तो क्वेश्चन आया कि चाइनीज ऐप को किस एक्ट के तहत बंद कर दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 69A, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट। एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए छोड़िए, कुछ भी बोलते हो। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत इसको बैन किया गया है। एक लाइन का क्वेश्चन था, खत्म। देखिए क्वेश्चन आगे क्या पूछा है, सिस्टम में क्या कमियां हैं। चूंकि यूपी सरकार के लिए यूपी पीएससी का एग्जाम हुआ था, तो संदर्भित है कि यूपी में जो हॉट मुद्दा होगा उससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम में क्या ऐसा खासियत है जिसके वजह से इनकाउंटर होता है। यूपी में सबसे पहले किसका इनकाउंटर हुआ है बताइए? विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द यूपी से संबंधित है, तो यूपी से संदर्भित क्वेश्चन कर रहा है। तो पूछ रहा है कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से इनकाउंटर होता है। आप सुने होंगे कि यह आंध्र प्रदेश का केस कुछ दिन पहले था, जो एक रेप केस का मामला था। उसमें 4 अभियुक्त था, दोषी था। उसको क्या कर दिया, पुलिस शूट कर दिया। उसका इंक्वायरी चल रहा है, इन्फोर्समेंट से लिया जाएगा। अब समस्या सबसे बड़ा है कि क्या, देखिए कोई गलती कोई कर दे, कोई कुछ भी हो, अपराध हो, नॉर्मल अपराध हो या बड़ा अपराध हो या जघन्य अपराध, कुछ भी हो, गलती कर दे तो हमारे देश में कानून का व्यवस्था है, पुलिस है, कोर्ट है, संविधान है। और निम्न स्तर से जाइए तो छोटा छोटा ग्राम कचहरी हो गया। ग्राम कचहरी के बाद आपका पुलिस स्टेशन हो गया। पुलिस स्टेशन ऊपर जिला जाइए, जिला के बाद जिला में क्या बोलते हैं, कोर्ट है। कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था अपने देश में है। कानून लिखा गया है, अपने देश में इतना प्रावधान है। तो क्या आपको कोई इजाज़त दे सकता है क्या कि कोई जघन्य भी अपराध कर दे तो आप पुलिस हैं या आप पुलिस ऑफिसर हैं, तो क्या आपको ऐसा अधिकार है कि डायरेक्ट शूट कर दे किसी को? उस समय होता क्या है, मज़ा तो सबको आ गया कि चलिए जैसे उस लड़की का जो उसके साथ हुआ, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। दरिंदे को तुरंत सज़ा मिलना चाहिए था। कि अगर आप सज़ा तुरंत देंगे तो क्या हमारे संविधान का अवहेलना नहीं हो रहा है या हो रहा है? आप ही सोच के बताएं, अवहेलना हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है वो धरा का धरा ही रह गया। आप डिसीजन कर लिए किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे वो भागने के दरमियान में किए हो या कहीं ना कहीं किए हो, लेकिन कहीं ना कहीं शूट कर दिए। तो उससे अवहेलना किसका हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके कानून व्यवस्था, आपके देश का कानून व्यवस्था का अवहेलना हो रहा है। तो वही क्वेश्चन किया कि सिस्टम में क्या ऐसा प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है, जिसके वजह से देश में इनकाउंटर हो रहा है। आप लाइए ना सिस्टम में, आप पकड़ के लाइए अपराधी को, जघन्य अपराधी भी किया है, आप लाइए उसको, जो कानूनी प्रक्रिया उसके तरह आप सजा दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? कोई दीजिए सजा। अब फैसला ऑन द स्पॉट करने का जरूरत क्या है? अब डायरेक्ट डिसीजन कर दिए, गोली मार दी डायरेक्ट, तो इससे क्या होगा? समाज में एक गलत अपभ्रंश फैलेगा ना, गलत संदेश जाएगा। लेकिन उस समय मैक्सिमम जो हमारे यहाँ का जनता है उसको खुशी होता, वाह अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सही है, खुशी होना चाहिए। लेकिन क्या इस देश में आप
जब कोई या जघन्य अपराध करता है तो क्या किसी को डायरेक्ट इनकाउंटर कर दीजिएगा क्या? क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे जो संविधान है, क्या उसका अवहेलना नहीं हुआ क्या? कि हुआ? तो इसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्टम में क्या कमियां हैं जो इनकाउंटर हो रहा है, बताइए। कमी के बारे में बताइए। क्या यहाँ तो आदमी को तुरंत डिसीजन चाहिए। कोई गलत जघन्य अपराध कर दिया, अब उसको बुला के लाइए, पुलिस वाला को बोलिए डायरेक्ट ठोक दो, सबको खुशी हो, वाह बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये ऐसे देश नहीं चलने वाला है। ऐसे कैसे चल सकता है? तो कानून का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। कोई महत्व रहेगा कानून का देश में? किसी का कानून पर भरोसा होगा? किसी का नहीं होगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि यूपी की सीमा किन पड़ोसी देशों के साथ लगी है? क्वेश्चन देश के साथ है, तो 1 मिनट में अगर हमारे माइंड में ये आ जाए कि कहीं राज्य तो नहीं पूछ दिया, तो जो राज्य से उसका बाउंड्री टच कर रहा है उस पे हम आंसर दे देंगे। लेकिन पूछ रहा है किस देश के साथ सीमा उसका, यूपी की सीमा किन पड़ोसी देशों के साथ टच करता है या लगा हुआ, किन देशों के साथ है? नेपाल और है कोई? क्या नहीं है? क्या है? नहीं है। चलिए, तो उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या जानते हैं आप बताइए। तय है कि ये डिस्कस करा हमारे पासवान जो मंत्रालय है, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय, रामविलास पासवान, बीच में चला था कि 1 तारीख से 1 नेशन 1 कार्ड होगा। आप राशन कार्ड से देश में कहीं भी अनाज ले सकते हैं, ऐसा चला था प्रावधान। तो उसके संदर्भित में क्वेश्चन ये पूछा कि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या जानते हैं, इसके विषय में आप समझा है। तो मैक्सिमम आप पेपर में पढ़े होंगे, आप पेपर में डिस्कस कर रहे हैं। अब पेपर में इस सब का नॉलेज है कहाँ? देखिए, हम जो पेपर का कट डालते हैं या हम जो हिंदू में हाईलाइट करते हैं या पेपर जो हम लोग रीड करते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहीं से सब आया है। क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं पूछा गया है। पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा है? वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हम सोर्स कहीं से सोर्स से लेके अपने यहाँ आप http://t.me BPSC सॉल्यूशन ये लिंक है, और वीडियो के नीचे जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब के नीचे भी इसका लिंक हम मैक्सिमम वीडियो में दे दिए हैं। और यूट्यूब पे आप श्याम GS क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए मोबाइल में। आप टेलीग्राम में श्याम GS क्लासेस दीजिए, टेलीग्राम में सर्च करना है, वहाँ से आप श्याम GS क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर ले। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे वही डालते हैं, वही सोर्स कहीं ना कहीं से सोर्स लेके हम वही डालते हैं जिसका संबंध कहीं ना कहीं डायरेक्ट एग्जाम से है। और आप भी देख लीजिए कि बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ये कहीं ना कहीं पेपर से ही संबंधित है। पेपर से आउट जाके कहीं क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। चाहे आप हिंदू का अध्ययन कीजिए, चाहे आप कोई हिंदी न्यूज़पेपर का अध्ययन कीजिए, तो मैक्सिमम हम अपने चैनल पे हिंदू न्यूज़पेपर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए ना, लॉकडाउन, कर्फ्यू, धारा 144 पेपर में 6 महीने से गुणगान चल रहा है इसका। चाइनीज ऐप 6 चल रहा है, जब से बैन हुआ तब से चल रहा है। सिस्टम में क्या कमियां हैं जो इनकाउंटर हुआ, जैसे यूपी में उसका इनकाउंटर हुआ लड़का का, दुबे जी का। तो अब क्वेश्चन पूछा, नाम तो नहीं शो कर रहा, लेकिन क्वेश्चन पूछा कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम जिसके वजह से इनकाउंटर हो रहा है, आप इस पर डिस्कस कीजिए। उसके बाद पूछा कि यूपी की सीमा किन देशों के साथ टच करता है, ये हो गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं कि 1 जुलाई से लागू होगा, 1 जुलाई से लागू होगा, 1 जुलाई से लागू होगा, कि 1 नेशन 1 कार्ड। आप एक कार्ड के साथ कहीं भी देश में आन जान कर सकते हैं और वहां से राशन आप ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है कि गवर्नेंस। क्वेश्चन पूछा गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट में क्या अंतर है। गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि मुख्यमंत्री के नाम के आगे क्या श्री लगाया जा सकता है क्या।
मुख्यमंत्री के आगे क्या श्री शब्द का यूज लगाया जा सकता है क्या? क्या इसका आंसर दीजिएगा, बोलिए सोच के, क्या आंसर होना चाहिए? मैक्सिमम टाइम तो हम पेपर में यही सुनने को मिलता है, श्री नीतीश कुमार जैसे बिहार के मुख्यमंत्री, नहीं श्री योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, श्री शब्द का यूज होता है। अब मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है कि नहीं, ये पूर्ण एक्सप्लेन कैसे कर पाए? अब मान के चलिए कोई अदर कम्युनिटी का है, जैसे कि कोई मुस्लिम है, सपोज कीजिए कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बना, तो क्या उसके नाम के पीछे श्री लगाया जा सकता है क्या? तो कहाँ किस हद तक इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम के आगे क्या श्री लगाया जा सकता है क्या? चलिए अगर एक प्रकार मान लेते हैं कि हिंदू अगर मुख्यमंत्री है तो श्री लगा सकते हैं, ये आदरणीय वर्ड है, वो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोचिए कि कहीं अगर हिंदू धर्म न मानने वाला अगर कहीं मुख्यमंत्री बनता है तो क्या आप उसके सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया लाइट का प्रॉब्लम है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया है, आप एडजस्ट कर लें। और तब आ गए थे कि मुख्यमंत्री के नाम के पीछे आगे श्री लगाया जा सकता है या नहीं, ये डिस्कस हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट का नाम हम सुने, ईरान चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट। देखिए अभी भारत और चाइना के बीच जो प्रॉब्लम है लद्दाख में, दौलत बेग ओल्डी रोड को के लेके जो प्रॉब्लम है, उसके वजह से भारत का जो चाबहार पोर्ट है, क्या समझे, वहाँ वो दोनों में संबंध अच्छा हो गया है और भारत से उसका संबंध थोड़ा खराब हो गया है। तो उसके विषय में पूछा कि ये जो परियोजना जो है भारत खो दिया है, इसके बाद ईरान से कैसे मधुर संबंध इंडिया का होगा, इस पर डिस्कस कीजिए। तो हम थोड़ा थोड़ा बोलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि आप न्यूज़पेपर का अध्ययन करें। कोई भी क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आउट जाके नहीं पूछा है। एक बाई चांस एक क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन बाहर जाके पूछा है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके न्यूज़पेपर से पूछा गया। और न्यूज़पेपर के लिए आप आप यूट्यूब चैनल के नीचे हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जुड़ जाएं टेलीग्राम से, और वहाँ से रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ का अध्ययन करते रहें। सब क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि 10-15 क्वेश्चन पूछा, उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो सॉरी बोल के निकल जाए। क्या हमें भी उतना नॉलेज, सब क्वेश्चन के विषय में तो नॉलेज है नहीं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने का हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे उसके बाद और वीडियो भी बहुत लंबा बनता जा रहा है, समस्या ये है। और उसके बाद पूछा वेंजेटाइन साम्राज्य में कौन सी घटना घटी जिसका असर भारत पे पड़ा। फिर से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन के विषय में हमें ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है। वेंजेटाइन साम्राज्य में कौन सी ऐसा घटना घटी जिसका असर भारत पर पड़ा, ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद पूछा ग्लोबल वार्मिंग जो है का से आप पर क्या प्रभाव पड़ा, ग्लोबल वार्मिंग का आप पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि आप न्यूज़ में पढ़े होंगे या सुनने को मिलता है कि जो बर्फ़ का हिमालय वगैरह जो बर्फ़ है वो पिघलता जा रहा है, और ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो कभी 0.5, 1.5, 1 डिग्री ऐसे करके पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर की। टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है, और समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो समुद्र का लेवल जब बढ़ेगा तो उससे मनुष्य के जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके विषय में बोलिए। तो मान के चलिए कि समुद्र का लेवल जो ऊंचा होगा, उठता जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो समुद्री इलाका में जो व्यक्ति रह रहे हैं, जैसे कि अपने इंडिया में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इस टाइप के जो बहुत सारा द्वीप वगैरह है जहाँ मनुष्य रहते हैं, वो सब क्या हो जाएगा, पानी में विलुप्त हो जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ना कहीं सबसे बड़ा समस्या ये है कि हिमालय का स्तर डाउन होगा, वो पिघलेगा और समुद्र का स्तर बढ़ेगा। मनुष्य को क्या प्रॉब्लम हुआ, कोस्टल एरिया में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, जैसे मुंबई वगैरह जो कोस्टल एरिया है, उस समय पानी भर जाएगा, धीरे धीरे मनुष्य के साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी के विषय में क्वेश्चन पूछा, और दर क्या है। तो जीडीपी मान के चलिए 7% रहा 17 से 18 में, 6.1 रहा 18 से 19 में, 4.2 रहा 19 से 20 में, और -3.2% रहने की संभावना 2020 से 21 के दरम्यान। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं लॉकडाउन है। लॉकडाउन में एक तो पहले से स्थिति खराब है, उसके बाद ये बीमारी आकर और प्रॉब्लम बढ़ा दिया देश में।
क्या? उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि सर सैयद अहमद खां के बारे में क्या जानते हैं? तो सर सैयद अहमद खां जो हैं आधुनिक मुस्लिम के जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ावा देने का बहुत कोशिश किए, और हमारे जो यूपी में क्या बोलते हैं मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापनाकर्ता शायद इसे माना जाता है, यह कहा गया है, या ये स्थापना करता रहे। और आधुनिक मुस्लिम का जो शिक्षा को अगर सर आगे कैसे ले जाए इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यूपी, चूंकि यूपी पीएससी का एग्जाम था तो तय है कि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पूछा कि लेबर माइग्रेशन प्रॉब्लम क्या है, क्या समझे? लेबर के साथ जो जो समस्या अपने देश में हो रहा है ये क्या प्रॉब्लम है, इसके विषय में आप समझाइए। आप तो देखते हैं सब देश में कुछ भी हो, देश में कुछ भी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे मंदी हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डेली वर्कर पे ही पड़ता है। जैसे लॉकडाउन में ही देख लीजिए कि कैसे मुंबई से दिल्ली से सब पैदल आने पे इंसान मजबूर हो गया, मजदूर वगैरह। अब काम नहीं मिलेगा, उसको प्रॉब्लम होगा, क्या समझे? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेबर को ही होता है। तो लेबर माइग्रेशन प्रॉब्लम के विषय में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद पूछा कोविड-19 के नवाचार के विषय में, नवाचार के विषय में क्वेश्चन पूछा, कोविड-19 के विषय नवाचार के विषय में क्वेश्चन पूछा। उसके बाद क्वेश्चन आगे आया कि समाज सुधार के लिए 5 एक्ट का नाम बताएं। समाज सुधार के लिए 5 एक्ट का नाम बताएं, जो यूपी में किया गया 5 एक्ट का नाम बताएं समाज सुधार। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और भारत किस क्षेत्र में इसका बढ़िया प्रयोग कर सकता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका ले लीजिए रोबोट 2.0 से, देखे होंगे फिल्म मूवी रोबोट 2.0। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ावा देने से भारत सरकार को क्या क्या फायदा। अब देखिए अगर बहुत स्तर पर, बृहद स्तर पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अपने देश में होने लगे तो आदमी कहीं भी यूज कर सकता है। जैसे कि शॉप पे यूज आप इजी से कर सकते हैं, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल वगैरह सब में यूज कर ही सकते हैं क्या। और यहाँ तो देख रहे हैं कि फिल्म में दिया गया कि आप बंदूक भी चलवा सकते हैं, क्या ड्राइविंग भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारा इसका महत्व है, आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, भारत इस किस क्षेत्र में इसका बढ़िया उपयोग कर सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया मोदी जी के द्वारा जो 5D और 5P प्लान है उस पर आप बताइए कि ये क्या है। तो 5D का मतलब है डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डायमंड्स एंड डायस्पोरा, क्या समझे? डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डायमंड्स, डायस्पोरा मोदी जी संदर्भित है 5D प्लान। उसके बाद 5P का है परफॉर्मेंस, प्रोसेस, पर्सोना, प्रोक्यूरमेंट और प्रिपेयर। 5P प्लान है। तो ज़्यादा हम लंबा वीडियो के चक्कर में थोड़ा स्पीड में हम बताने का कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस, प्रोसेस, पर्सोना, प्रोक्यूरमेंट और उसके बाद था प्रिपेयर। 5D प्लान यही था। और इससे डीप में आप जाना है तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताएं, कि अगर आप ऑफिसर हैं तो आप अपने क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या सुधार करेंगे, ये उपाय सुझाएं। तो प्रारंभिक शिक्षा में हमारे देश में क्या क्या समस्या हो तो जानते हैं। जैसे कि अभी ही नई शिक्षा नीति लागू हुई 34 साल के बाद, 1986 के बाद अभी नई शिक्षा नीति अपने इंडिया में लागू है। इसका डिस्कस हम सेकेंड वीडियो में करेंगे, नई शिक्षा नीति के विषय में। तो यही पूछ रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु आप उपाय बताएं। तो कहाँ से संदर्भित, आप इंडिया लेवल पे भी पूछ सकते हैं या स्पेशल अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी लेवल पे भी वहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम है, आप सपोज कर लीजिए कि कोई गरीब है, कोई पुअर फैमिली है, अगर उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ग्रामीण स्तर में कैसा एजुकेशन होता है वो तो सब जानते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे अदर स्टेट का आप बात कर लीजिए। तो ग्रामीण स्तर का जो एजुकेशन सिस्टम है सरकारी स्कूल का, वो कितना बेस्ट है ये आप भी जानते हैं और हमें बताने का ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा बताना स्टार्ट करें तो सामने वाला को बुरा लगेगा कि ये बोल रहा है। आप सोच लीजिए कि एक स्टूडेंट, थोड़ा हम बताने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा कोशिश कीजिए कि कोई स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ता और कोई पढ़ता ICSE बोर्ड में, ठीक है, कोई पढ़ता CBSE, कोई यहाँ से पढ़ता नहीं,
तो क्या सबका स्कूलिंग क्या लेवल जो है एजुकेशन का क्या बराबर है क्या? क्या आपके गांव में, आपके ग्रामीण परिक्षेत्र में जो सरकारी स्कूल हैं, या एक आईसीएसई बोर्ड अपना इंडिया में चलता है, या एक सीबीएसई बोर्ड चलता है, क्या सबका एजुकेशन सिस्टम बराबर है क्या? कभी नहीं बराबर हो सकता, है ही नहीं। कैसे बराबर? आप तो देख लीजिए कि सीबीएसई वाला टीचर का सैलरी कितना है, 10,000, लेकिन सरकारी टीचर का सैलरी कितना होगा? कम से कम 50,000 से तो ज़्यादा ही है। लेकिन क्या दोनों में शिक्षा का स्तर बराबर है क्या? नहीं। अगर बराबर रहता ना, अगर सपोज कर लीजिए कि बराबर रहता, अगर आप हिंदी मीडियम मैक्सिमम गांव में, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो या अदर जो स्टेट वगैरह राजस्थान वगैरह सब जो है, यहाँ हिंदी मीडियम का एजुकेशन चलता है। क्या आप आईएएस का आप रिजल्ट उलट के देख लीजिए, आप टॉप लिस्ट से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा इंग्लिश मीडियम। समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा व्यवस्था में खाई उत्पन्न होता जा रहा अपने देश में। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ज़्यादा डिस्कस हम नहीं कर सकते इस पर, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। आप एक ही लाइन सोच लीजिए ना कि आप कोई गरीब है, बहुत मजदूर है, डेली वर्कर है, 300-400 रुपया रोज कमाता, वो अपने बच्चे को स्कूल में नामांकन करा दिया, और कोई बहुत अमीर आदमी है, आईसीएसई बोर्ड में बच्चे को पढ़ा रहा है, 10th निकाला बच्चा, दोनों को परसेंटेज आया, दोनों का पहले तो सबसे बड़ा कि रहन सहन में अंतर आ जाएगा। 10वां क्लास तक जाते जाते आपके रहन सहन में अंतर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर आना शुरू हो जाएगा रहन सहन में। अगर सपोज कीजिए कि गरीबों का बच्चा या स्कूल में जो पढ़ता सरकारी वगैरह स्कूल में, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर ले, बहुत परसेंटेज भी ले आए, फिर भी उसको अच्छा फील नहीं होगा। कैसे? जब 10th का एग्ज़ाम आप देंगे, 10th का एग्ज़ाम आप देंगे तो सपोज कीजिए कि आपको 80% मार्क आया, और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का 95% आया। सपोज कीजिए कि आप भी आईआईटी निकाल लिए, वो भी आईआईटी निकाल लिया, सपोज कर लिए, आशा नहीं करिए, सपोज कर सकते हैं कि आप भी आईआईटी निकाली, वो भी आईआईटी निकाल लिया। आप जब आईआईटी कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पता चला टीचर इंग्लिश में बोल रहा है। अब ग्रामीण परिक्षेत्र का जो स्टूडेंट होता है उसको समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। कुछ दिन पढ़ा, पढ़ाई छोड़ के चला गया, कुछ दिन पढ़ा, पढ़ाई छोड़ के चला गया। अब देखिए उसका लिंक जो है आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई टाइप का जो स्कूल है, उसका लिंक बचपन से ही बना हुआ है। गया बच्चा, 10 किया, आईआईटी क्रैक किया, वो इंट्रेंस निकाला, आईआईटी किया, वहाँ से एमबीए किया, यूपीएससी का तैयारी किया, टॉप कर गया। अब यहाँ ग्रामीण परिक्षेत्र का स्टूडेंट वो 10 तक मैक्सिमम पढ़ भी ले तो उसको इंटरमीडिएट में इंग्लिश मीडियम का किताब समझ में नहीं आता। जितना देर आईसीएसई बोर्ड का कोई स्टूडेंट जब बना रहा होता है, क्वेश्चन डील कर रहा होता है, तो ये स्टूडेंट को इंग्लिश में ही समझना पड़ रहा है कि इंग्लिश में लिखा क्या है, और इसका समय व्यतीत होता जा रहा है। फेल्योर का सबसे बड़ा निशान यही है। अपने देश में सबसे बड़ा शिक्षा व्यवस्था में जो प्रॉब्लम है ना, अधिकार तो सबको है ना, पढ़ने का अधिकार आप देश में सबको दिए हैं, तो स्कूलिंग शिक्षा का व्यवस्था सबको इक्वल दीजिएगा ना। किसी का शिक्षा का स्तर आसमान में है, किसी का ग्राउंड लेवल पे है, लेकिन माता पिता तो सबका चाहता है कि हमारा बच्चे का ज़िंदगी अच्छा रहे। क्या अच्छा हो पाएगा? संभव ही नहीं है। तो स्कूली शिक्षा के विषय में हम क्या बोले? यहाँ तो क्वेश्चन भी पूछ दिया, प्रारंभिक शिक्षा के में सुधार के उपाय बताएं। क्या 5 लाइन सुधार बताने से या इंटरव्यू को सुधार बताने से क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? क्या इसको बृहत स्तर पर सुधार करना होगा। आप आइए ना बिहार में, देखिए क्या समस्या है। या तो स्कूल नहीं खोलता है, 11 बजे स्कूल आएगा, खोलने को कोई तैयार नहीं है, पढ़ाने को कोई तैयार नहीं है। इतना ख़त्म एजुकेशन सिस्टम कर दिया है। वही सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में जाइए, लड़का से भी इंटेलिजेंट। सबसे पहले तो उस सब लड़का का कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन होता है। जो ग्रामीण परिक्षेत्र का स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इससे उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है, बात करने का कैपेसिटी बेहतरीन होता है। तो यहाँ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में नहीं दिया जा सकता, बहुत बृहद क्वेश्चन है। और कोई भी गवर्नमेंट जो हमारे देश में बनता ना, उसको सोचना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार तो सबको मिला है, तो आप शिक्षा का स्तर सबके लिए समान क्यों नहीं है ना हो। आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, जब हम नई शिक्षा नीति का डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में, तो अब इस पर डिस्कस कर लेंगे। और है ना कि जैसे जेएनयू का स्तर कुछ अलग है, हमारे पटना यूनिवर्सिटी का स्तर अलग है। अब जेएनयू का, दिल्ली विश्वविद्यालय का स्तर अलग होगा, हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्तर अलग होगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। आप सामने वाला का रिजल्ट एक बार में आईएएस करेक्ट कर देता है, यहाँ बैंक पीओ करेक्ट करने के लिए सोचना पड़ता है स्टूडेंट को।
और सब थोपा जाता है स्टूडेंट पे ही, स्टूडेंट में ही प्रॉब्लम है, पढ़ता ही नहीं है। समस्या तो है देश का। आप देखिए ना, टॉप लिस्ट जो भी हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टॉप लिस्ट रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, पेपर में पढ़े होंगे, उसका तो उस समय हम डिस्कस भी नहीं किए, लेकिन उसमें क्या बिहार का कितना यूनिवर्सिटी का नाम था? एक भी नहीं। और हमारे यहाँ का और यूपी का कितना यूनिवर्सिटी का नाम था? ये भी तो देख लीजिए, था ही नहीं। जो कॉमन यूनिवर्सिटी है यूपी वगैरह का, उसका कहाँ नाम था? और इस पे हमारे देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है या नेता वगैरह है जो इस संदर्भ में काम करते, उसको सोचना चाहिए। शिक्षा का स्तर जब देश एक है, ठीक है, और इंसान एक है, तो शिक्षा का स्तर सबके लिए अलग अलग क्यों? शिक्षा में भेदभाव क्यों? आप जेएनयू में जिस हिसाब से एजुकेशन देते हैं या डीयू में जिस हिसाब से देते हैं, या उधर बेंगलोर में जो इंस्टीट्यूट है उस हिसाब से जो एजुकेशन देते हैं, आप सब जगह प्रोवाइड करें ना। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? ये प्रोवाइड आप नहीं कर पा रहा है, कहाँ से शिक्षा का स्तर इक्वल हो जाएगा? ठीक है। अब उसके बाद पूछा गया कि उत्तर प्रदेश, चलिए इसका डिस्कस हम कर लेंगे सेकेंड वीडियो में, ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं, अपना सिलेबस पे ही रहें, ज़्यादा आउट ना जाए। तो उसके बाद पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हितों से संबंधित किए गए कार्यों का वर्णन करें। महिलाओं के हित के लिए क्या क्या कदम जो उठाए गए यूपी में, उसका वर्णन करने के लिए स्टूडेंट को बोला गया। उसके बाद पूछा गया ग्रीन एंड ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, इस पे आप बताएं। और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरकार की 5 कमियां के बारे में बताएं, सरकार में क्या क्या प्रॉब्लम है इसके विषय में आप बताएं। तो ये सब क्वेश्चन हमारे यूपीपीएससी के एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा, और जितना भी मैक्सिमम आप जो डिस्कस हम किए हैं आप देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से संबंधित हैं। और न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पर अध्ययन करते हैं तो आपको सब क्वेश्चन आ जाएगा क्या। और सेकेंड तो न्यूज़पेपर अध्ययन कीजिए। और हम बोल रहे हैं कि जो वीडियो ये दे रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे वीडियो हैं, उसके नीचे जाएं और टेलीग्राम लिंक से जुड़े, और वहाँ से आप न्यूज़पेपर का अध्ययन करें रेगुलर बेसिस पे। और जो सजेशन हो, जो प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करें। थोड़ा प्रॉब्लम था, 1 महीना तक हम वीडियो नहीं डाल पाए चैनल पे, थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था इसके वजह से। अब आते हैं, वीडियो तो बहुत लंबा बन गया, अब बोलेंगे तो डिटेल सब क्वेश्चन का एक एक डिटेल में कर सकते हैं, डिटेल में कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।